सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में देखने वाले हैं। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, आपको याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था ना, उसी की तरह यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल है। अब चीज़ें लगभग ख़त्म हो जाएगी। तो मैग्नेटिक डाइपोल हम लोग लास्ट चीज़ें ये सब पढ़ लेते हैं, क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं, उसका डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम लोग बताने वाले हैं। ठीक है। तो क्या मैं इससे पहले बच्चों आपको मैग्नेटिक डाइपोल बताने से पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं? थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बच्चों जानना ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल सिमिलरिटी चलेगा यहाँ पे। तो अगर आप वो चीज़ देख के आएंगे तो और आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, इसको हम लोग पी से डिनोट करते थे, ठीक है। पी वेक्टर लिखते थे, अगर आपको याद हो तो। और ये बनता कैसे था? हम लोग दो चार्जेस लेते थे, एक लेते थे निगेटिव चार्ज और एक लेते थे पॉजिटिव चार्ज। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों पॉजिटिव निगेटिव होना चाहिए, दोनों का नेचर अपोजिट होना चाहिए, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। तो निगेटिव से पॉजिटिव जो जाता था, यहाँ पे इसका लेंथ हम लोग सेंटर से 2L ले लेते थे बच्चों, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखते थे P, उसका वैल्यू क्या होता था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू वो लिखते थे, इनका चार्ज जो है Q इंटू इस पे जो लेंथ है इन दोनों के बीच का, वो है 2L। तो ये हमारे पास हो जाता था इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए उससे, बिल्कुल आसान था, चीज़ों को समझना बिल्कुल ईजी था, ठीक है। और इसमें हम लोग सवाल वगैरह भी किए थे। और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग को टॉर्क वर्क भी पता था कि टॉर्क जो टाउ होता है वो क्या होता है, पी क्रॉस ई होता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। और यहाँ पे टॉर्क लिखने के बाद हम लोग लिख सकते थे कि यहाँ पे पी ई साइन थीटा, पी और ई के बीच में थीटा होता था, साइन ऑफ थीटा लिख देते थे। और हम लोग अगर वर्क डन लिखना चाहते थे, वर्क डन कितना हुआ है, तो वर्क डन भी निकाले थे बच्चों। तो हम लोग को क्या आया था, पी ई वहाँ पे इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। मतलब एक एंगल से दूसरे एंगल ले जाने में हमें कितना काम करना पड़ा है, डाइपोल का ऐसे डायरेक्शन चेंज करने में। डाइपोल ऐसे है तो हम ऐसे कर दिए, अभी एंगल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में एंगल 0 था, ऐसे कुछ एंगल थीटा हो गया। तो उसमें कितना हमने काम किया है उसका एंगल चेंज करने में, वो भी हम लोग लिखते थे, ठीक है। इसी को हम लोग लिख देते थे पी कॉस थीटा 1 माइनस पी कॉस थीटा 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हमने ये भी बताया था कि जब हम लोग लिखते थे तो वर्क डन होता था निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने दे चुका हूँ बच्चों, बस अभी फार्मूला थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो यू वर्क डन मतलब यहाँ पे यू का वैल्यू जो होता था बच्चों, यू का होता था निगेटिव ऑफ पी ई कॉस ऑफ थीटा होता था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ पी है तो यहाँ पे निगेटिव ऑफ वर्क डन देखा जाए, और यही चीज़ तो वर्क डन के बराबर था। निगेटिव ऑफ वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि दोनों में अपोजिट साइन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ U1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ऑफ U2 हो जाएगा। यहाँ पे वर्क डन जो आएगा हमारे पास U2 माइनस U1 आ जाता है, ठीक है। काफ़ी ईजी है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़े थे बच्चों, अगर आपको याद हो, है ना। तो काफ़ी इजी चीज़ें था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे डायरेक्शन हम लोग याद रखिएगा, निगेटिव से पॉजिटिव लेते थे, ठीक है, डाइपोल में ऐसा डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ कुछ ऐसा होता था सर, और ज़्यादा चीज़ें इसमें आता नहीं है, सवाल वगैरह भी अगर आप देखें तो अगर आता है तो ईजी सवाल आता है जो कि आसान होता है। सर ईजी मतलब आसान नहीं होता है। देखिए करंट लूप अगर हम लोग यहाँ पे ले लें, वहाँ पे तो चार्ज पार्टिकल लेना था, दो स्टैटिक चार्ज पार्टिकल, एक यहाँ पे रखा हो एक यहाँ पे रखा हो, उनको मिला देते थे तो हमें डाइपोल मिल जाता था। यहाँ पे अगर कोई करंट लूप है तो वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेवियर करेगा। करंट लूप कुछ भी शेप का हो सकता है, स्क्वायर शेप का करंट लूप हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, और भी कोई शेप में हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई भी करंट लूप ले ले हम लोग बच्चों, कोई भी करंट लूप ले ले, एक हमारे पास मान लेते हैं लूप ऐसा है, इसमें करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है,
ठीक है, ऐसे करके फ्लो हो रहा है। तो आपको पता होगा अगर करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे, इसमें अगर कर्ल करें फिंगर को ऐसे तो इस डायरेक्शन में रहेंगे। तो इस डायरेक्शन में अगर हम लोग बना दें, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे बच्चों तो ऐसे ही बनेगा। अरे यार, जैसे भी बन गया बच्चों, उतना अच्छा मैं बना नहीं पा रहा हूँ, बट ठीक है। हम बस दिखाना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी उनका डायरेक्शन तो ऐसे ही होगा। ठीक है सर, हमको समझ में आ गया, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे और चीज़ें देखा जाए, अगर हम इधर से देखें, अपना आँख इधर टिका दें, समझिएगा बच्चों, अगर अपना आँख हम लोग इधर टिका दें, मतलब हम इस साइड से देख रहे हैं, ठीक है, इस साइड से देख रहे हैं, ठीक है, और एक बारी हम इस साइड से देख रहे हैं। क्यों सर इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, बताता हूँ बच्चों। अगर हम इस साइड से देख रहे हैं, अगर हम राइट साइड से इसको देखें तो हमको क्या नज़र आएगा, एक ऐसे होगा, इधर से देखेंगे तो ऐसे नज़र आएगा। समझिएगा बच्चों, अगर आप इस साइड से देख रहे हैं तो इसमें करंट आपको कैसे दिखेगा, ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे मतलब होता है क्लॉकवाइज। समझिएगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे नजर आएगा, तो यहाँ पे आपको इधर से देखेंगे तो आपको दिखेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट। जो करंट फ्लो हो रहा है ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज हो रहा है। अगर आप इधर से देखें, अगर आप इधर से देखें तो करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा, करंट तो अभी भी ऐसे ही फ्लो हो रहा है, लेकिन हमारा डायरेक्शन बदल गया। हम इस साइड इस तरीके से इधर से देख रहे हैं। इधर से जाकर देखें बच्चों तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में आ गए। आप ही सोचिए ना, आप इधर एक एक आप क्या लीजिए ना, एक बाला चूड़ी ले लीजिए, चूड़ी या बाला बोलते हैं, उसमें एक बार सोचिए कि हम इधर से देख रहे हैं तो करंट इसमें कैसे फ्लो हो रहा था, ऐसे ऐसे, और वही हम इधर आ गए तो ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, लेकिन हमको उल्टा लगेगा। अब हम इधर आ गए ना तो हमको उल्टा लगेगा। आपके पास अगर कोई कड़ा वगैरह भी हो तो आप करके देख लीजिए बच्चों, ऐसे ले लीजिए, और हम एक बार इधर से देखेंगे तो ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है तो ठीक है, क्लॉकवाइज है। लेकिन हम ही इधर आ गए तो ये ऐसे ही फ्लो हो रहा है, लेकिन हमें क्या लगेगा, हम इधर आ गए ना तो ऐसे फ्लो हो रहा है तो हमें क्या लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि हम इधर आ गए। आई थिंक समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ईजी है यार। अगर हम लोग देखें तो आगे आपको और पढ़ने के लिए मिलेगा कि क्लॉकवाइज करंट जो होता है, जो क्लॉकवाइज में बढ़ता है, उसको हम इधर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, इस तरीके से कुछ मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ ऐसा साउथ पोल जैसा हमको लगता है। अब अगर आप दूसरे साइड आ गए तो आपको क्या लगेगा, आप दूसरे साइड आ गए, मान लेते हैं इधर आ गए, तो हमको एक तरीके से यहाँ पे नॉर्थ पोल जैसा फील होता है बच्चों, अगर आप देखें तो। देखिए इस टाइप से अगर हम बना दें, एन कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से फ्लो होता दिखेगा, तो आपको यहाँ पे नॉर्थ पोल जैसा फील होगा। यहाँ पे कुछ नॉर्थ पोल, सर ये सब क्या बता रहे हो, यहाँ पे साउथ पोल जैसा आपको फील होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो करंट लूप है, जो करंट लूप इस तरीके से बनाया हुआ है, इसी को हम इस तरीके से फील कर सकते हैं कि ये एक ऐसा बार मैग्नेट टाइप रखा हुआ है, ठीक है, ये एक बार मैग्नेट टाइप रखा हुआ है। यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, और साउथ से नॉर्थ इसका एक ऐसे करके डायरेक्शन बन रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है साउथ से नॉर्थ। इसके अंदर, इस करंट लूप के अंदर अगर फील किया जाए तो हमको पता चलेगा बच्चों कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो उसी के डायरेक्शन में हमें जो मिल जाता है वो मैग्नेटिक डाइपोल मिल जाता है, ठीक है। बाहर नॉर्थ से साउथ जाता है, बाहर नॉर्थ से साउथ जाता है, ठीक है, हमको पता है, लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ जाता है, तो उसी को हम डाइपोल मोमेंट बोल देते हैं। मतलब कि डाइपोल मोमेंट क्या, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर होगा, डायरेक्शन कैसे लेना है आप समझ रहे होंगे। लेकिन बाहर देखा जाए तो बाहर नॉर्थ से साउथ जाता है, बाहर नॉर्थ से साउथ जाता है, ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो बस हमको यही समझाना था।
यहाँ पे हम एक टर्म को डिफाइन करते हैं जो होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जिस तरीके से हम लोग वहाँ डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से बच्चों, है ना। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये सर्कुलर शेप का अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे देखा जाए तो हम बस एक टर्न ले रहे हैं, ऐसे करके एक टर्न ले रहे हैं। एक टर्न मतलब होता है कि एक सिंगल लूप है ना। अगर इसी को एक बार और ऐसे दोहरा दे, कुछ जो भी कंडक्टर ले रहे हैं हम लोग एक और बार दोहरा दे तो ये इसमें 2 टर्न्स हो जाएगा, 3 टर्न्स, 4 टर्न्स, हम जितना चाहे उतना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखा गया कि जो ये मैग्नेटिक मोमेंट हमने डिफाइन किया है, जो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो उसका डिपेंडेंसी हमारे पास जो आ रहा है मैग्नेटिक डाइपोल जो है, वो डिपेंडेंसी इसका आ रहा है जो जो फ्लोइंग करंट है यहाँ पे लूप में, और मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसका डिपेंडेंसी है नंबर ऑफ टर्न्स पे, कितना नंबर ऑफ टर्न्स इसका यूज किया गया है इस लूप में, और क्या इस लूप का एरिया है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे देख सकते हो एरिया ऑफ लूप, करंट फ्लोइंग इन लूप, नंबर ऑफ टर्न्स। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें देखा जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट जो आ रहा है वो I/N/A इनके प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हम लोग इसका हटा दे तो K का वैल्यू रख देते हैं कांस्टेंट, कुछ भी I/N/A कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग K का वैल्यू कांस्टेंट का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो हमारे पास फाइनली जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बनेगा NIA बनेगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो मैग्नेटिक मोमेंट और कुछ नहीं, यही होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वहाँ पे क्या होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल में, क्या होता था वहाँ पे Q/2L इनका लेंथ हो जाता था, इनके बीच का लेंथ, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया हो जाता है, जो यहाँ पे लूप हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे कैसा भी लूप हो सकता है बच्चों, है कैसा भी लूप हो सकता है। बेसिकली यही चीज़ बताना था आपको, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी अगर करंट कैरिंग वायर ले लें, मान लेते हैं कि एक वायर ऐसा है, एक वायर ऐसा है बच्चों, ठीक है। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। इस सवाल है, आप समझ लीजिए ये सवाल है एक, अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और इसका लेंथ L है बच्चों, L लेंथ का वायर है, इसको मोड़ कर हम लोग कभी बना दिए स्क्वायर लूप, इसको मोड़ कर कभी हम लोग बना दिए ट्रायंगुलर लूप, इसको मोड़कर कभी हम लोग बना दिए सर्कुलर लूप। बताना है आपको ये इक्विलेटरल है, ये स्क्वायर लूप है, ये सर्कुलर है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको दे दी गया है, तो इसका मतलब आपको बताना है कि किस में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, किस में मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा आएगा, ये बताना है। इन विच ऑफ फ्लोइंग फिगर्स मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में होगा अगर हम इसी वायर से लेकर बनाएं। बिल्कुल इजी है बताना बच्चों, आप बता सकते हैं। अगर मान लेते ये A है, ये A है, इसको भी अगर हमने मान लिया कि ये A है, ये A है, ये A है, इसको मान लिया कि इसका कुछ रेडियस R है, अपने हिसाब से मान सकते हैं। सब में एक चीज़ कॉमन होगा कि इसका पूरा लेंथ L के बराबर होगा, मतलब इसका पूरा लेंथ कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ A, वो जो कि L के बराबर होगा। इसका पूरा लेंथ कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ A, जो कि L के बराबर होगा। इसका पूरा लेंथ हो जाएगा 2πr, जो कि A लेंथ के बराबर होगा। ये चीज़ तो सब में कॉमन है भाई, क्योंकि हम लोग इसी का यूज करके तो बना रहे हैं, तो इसका पूरा पेरीमीटर इसके बराबर होगा, इसका पूरा पेरीमीटर इसके बराबर ही होगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स, सब में नंबर ऑफ टर्न्स 1 है,
एन का वैल्यू सब में 1 है, ठीक है, ये आपको दे रखा है, क्योंकि 1 ही ना होगा बच्चों, आप ही सोचिए ना, हम थोड़ी बोल रहे हैं आपको कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया गया, बस इसी का तो यूज किया गया। तो एन आई ए होता है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू जो करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा आई आई आई, वो तो वही है जो वहाँ फ्लो कर रहा है, इंटू एरिया। एरिया क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर होगा। मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इंटू एरिया। एरिया कितना होता है बच्चों, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यही तो होता है। अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल देखे हों तो उसका एरिया तो यही होता है। मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम लोग एल के टर्म में लाएंगे ना, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखा जाए तो आई इंटू ई स्क्वायर है, मतलब एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। यहाँ पे कितना आ जाएगा, आई इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा बच्चों, आई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, यही तो आएगा। आर स्क्वायर का वैल्यू यही तो आएगा, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। एक पाई कट जाएगा, ठीक है। कौन सबसे बड़ा आ रहा है इसमें, देखिए आई एल स्क्वायर तो यहाँ पे भी है, आई एल स्क्वायर यहाँ पे भी है, आई एल स्क्वायर यहाँ पे भी है। नीचे से देखना होगा हमको, इसको काट देते हैं, कुछ ऊपर से काट देते हैं, तो यहाँ 3√3 आ जाएगा। इसका वैल्यू लगभग नीचे 16 आ रहा है, यहाँ पे लगभग वैल्यू नीचे चढ़ती है 12√3 आ रहा है, 12√3 नीचे आ रहा है, यहाँ पे 16 आ रहा है। यहाँ पे पाई का वैल्यू होता है 3 चढ़ती है 12 लगभग वही 12 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है। तो नीचे वाला वैल्यू जिसका सबसे कम होगा, इसका मतलब उसमें मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। मच्छर काट रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखा जाए तो यहाँ पे 12√3 है, ये तो वैल्यू कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा, 12 से तो ज़्यादा ही आ जाएगा, ये 12 के आसपास है, ये 16 है। तो सबसे कम ये हो गया, उससे भी कम थोड़ा सा ये हो गया, लेकिन ये सबसे ज़्यादा है बच्चों, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 12 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए सर्कुलर लूप में यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट होगा। मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ऐसे ही एक सवाल टाइप में सोचा दे दूँ। तो अगर सर्कुलर शेप बनता है तो उसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट आता है। बिहेवियर ऑफ करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, जो हम करंट लूप ले रहे हैं उसका बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड में कैसा होता है, जो हम करंट लूप ले रहे हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर कैसा होता है। तो इसके लिए चलिए बच्चों हम बताते हैं एक स्क्वायर लूप लेकर। स्क्वायर लूप क्यों सर, क्योंकि स्क्वायर लूप इजी होता है समझना, ठीक है। और भी लूप ले सकते हैं, कोई भी लूप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक लूप हम मान लेते हैं कि इस तरीके से हमारे को दे रखा है, स्क्वायर लूप है। स्क्वायर या रेक्टेंगल लूप आप समझ लीजिए, जैसा भी आपको समझना है। तो इस लूप को हम लोग इधर से क्या किए हैं कि नॉर्थ पोल लगा दिए हैं, इधर से हम लोग साउथ पोल लगा दिए हैं। नॉर्थ से साउथ आपको पता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जाएंगे बच्चों, ठीक है। हाँ सर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के जाने की वजह से यहाँ पे कुछ इफेक्ट आएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे जा रही हैं उसके वजह से यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एल है, ये बी है। स्क्वायर भी ले सकते हैं, लेकिन चलिए कुछ भी ले लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इसमें करंट बच्चों मान लेते हैं कि ऐसे बह रही है, ठीक है, ऐसे बह रही है करंट भाई, आई करंट बह रही है बच्चों। तो ये लूप में देखा जाए तो फोर्स कैसे लग रहा होगा, क्योंकि करंट ऐसे बह रहा है, तो इसका देखा जाए ऐसे करके, अगर इसका हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट इस लूप का निकालना चाहें तो नहीं निकाल सकते हैं। एन आई ए होता है, एन का वैल्यू 1 है, आई करंट फ्लो हो रहा है, एरिया इसको कैसे होगा, एरिया ऐसे करेंगे ना तो हमको एरिया मिल जाएगा। और उसका डायरेक्शन कैसे लेना है, मैंने आई थिंक डायरेक्शन नहीं बताया, मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर बताया, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने डायरेक्शन नहीं बताया आपको बच्चों। इसका डायरेक्शन कैसे लेना है, डायरेक्शन वही होगा, डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक मोमेंट विल बी सेम एज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जो होता है ना बच्चों, एरिया वेक्टर, जैसे हम लोग एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं, जैसे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ऐसे करके, तो ऐसे करेंगे तो हमको इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर मिलेगा, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में मिलेगा, ये एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन में मिलेगा वही डायरेक्शन होगा हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है। और इसका यूनिट भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यूनिट भी लिख सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई एम्पियर हो गया, एरिया मीटर स्क्वायर में हो गया। सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये ऐसे बना तो इसमें ऊपर की तरफ आ जाएगा, हमारे को क्या मिल जाएगा, ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर मिल जाएगा और उसी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट का भी वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। हम देखना चाहते हैं कि फोर्स कैसे इस पे कैसे बिहेव कर रहा है। फोर्स होता है हमारे पास बच्चों आई इंटू डी एल क्रॉस बी होता है। हाँ सर पता है। तो आई फ्लो ऐसे कर रहा है, आई इंटू डी एल उसी डायरेक्शन में, क्रॉस बी, डी एल क्रॉस बी करेंगे तो ऊपर के डायरेक्शन में मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है बच्चों, करंट जो ऐसे फ्लो हो रहा है, ये देखिए ऐसे करके फ्लो हो रहा है, तो आई इंटू डी एल क्रॉस बी करेंगे तो यहाँ पे तो इसके और इसके बीच में, डी एल और बी के बीच में एंगल 180 डिग्री हो गया, साइन 180 फिर से जीरो हो जाएगा। और इसके डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन भी सेम है ना, इसका और इसका भी डायरेक्शन सेम है, एंगल 0 डिग्री हो गया। तो 0 डिग्री हो गया तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो इस पे और इस पे तो फोर्स ही नहीं लग रहा है, ये दो जो कंपोनेंट है इस लूप का, इस पे तो फोर्स ही नहीं लग रहा है, इस पे और इस पे तो फोर्स ही नहीं लग रहा है बच्चों। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, इस पे फोर्स नहीं लग रहा। अब बच्चा ये ए बी सी डी इन गिवन कंडीशन मैग्नेटिक मोमेंट of loop, magnetic moment of loop M is perpendicular to B, then force on AD and BC, यहाँ पे DA लिख देता हूँ, DA and BC is 0। देख सकते हैं 0 ही लग रहा है, but on AB and CD force is AB और CD पे कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, AB का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो DL क्रॉस B करेंगे, उस डायरेक्शन में है B, DL क्रॉस B करेंगे तो ऊपर के डायरेक्शन में मिलेगा। तो इसका जो आएगा ऊपर के डायरेक्शन में, यहाँ पे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर दूँ, आप समझ सकते हैं बच्चों, डॉट मतलब कि ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है, के कैप में ऊपर की तरफ लग रहा है, BIL के कैप में, ठीक है। एंड इसमें कैसे लग रहा है, DL क्रॉस भी अंदर की तरफ जा रहा है तो BIL माइनस का के कैप, तो ये दोनों फोर्स लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लग रहा है कि नहीं बच्चों। तो भाई नेट फोर्स अभी भी 0 है, आप ध्यान दीजिएगा, नेट फोर्स ऑन लूप, नेट फोर्स ऑन लूप अभी भी 0 है बच्चों, नेट फोर्स ऑन लूप अभी भी 0 है। भाई नेट फोर्स तो हमने बताया था बच्चों, अगर कोई भी लूप हो तो हम लोग फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, आई इंटू डी एल क्रॉस पी। तो डी एल क्या होता है, लेंथ वेक्टर होता है। लेंथ वेक्टर कैसे मिलता है, इनिशियल फाइनल पॉइंट को जोड़ के, यहाँ से जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पे आ जाएंगे हम लोग। लूप में क्या होता है, जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं फिर वहीं पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे डी एल वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई वेक्टर लेंथ अगर कोई भी क्लोज्ड लूप में हो तो उसका लेंथ तो 0 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ 0 लेंगे तो फोर्स तो 0 ही लगेगा, कैसे भी कर लीजिए फोर्स तो 0 ही लगने वाला है। इन दोनों पे फोर्स 0 दिख लीजिए, और इस पे फोर्स के कैप में, इस पे माइनस के कैप में। लूप पे एक ऊपर की तरफ लग रहा है, एक नीचे की तरफ लग रहा है,
तो दोनों ऊपर नीचे वाला फोर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओवरऑल नेट इस पे फोर्स 0 ही होगा क्योंकि लूप है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान देना है, बट फोर्स एक्टिंग ऑन AB and CD, AB and CD lengths have not same axis, have not same axis। इससे क्या होगा बच्चों, इससे होगा अगर सेम एक्सिस पे नहीं है, जैसे मान लेते हैं ये पेन है, पेन को हम ऐसे खींचें और एक ऐसे खींचें, नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स तो 0 ही है क्योंकि कहीं नहीं मूव करेगा, एफ से इधर एफ से इधर यहीं पे रुका रहेगा। इसी पेन को मैं इधर की तरफ एक बार खींचूं और एक इसको इधर की तरफ खींचूं, तो ये खींचने से क्या हो रहा है, पेन अभी भी रुका हुआ है, पेन चल नहीं रहा, पेन घूम रहा है, नेट फोर्स अभी भी 0 है क्योंकि ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, दोनों एफ एफ है। ठीक है भाई, तो दोनों एफ वेक्टर हैं, तो एक ऊपर एक नीचे की तरफ दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, लेकिन पेन अभी भी घूम रहा है। क्यों? क्योंकि इनका एक्सिस सेम नहीं है। फोर्स अगर यहीं पे लगता, जैसे ऐसे इसको इधर खींच रहा हूँ, इसको इधर खींच रहा हूँ, तो एक्सिस सेम है, दोनों फोर्स का सेम एक्सिस पे है, नेट फोर्स 0 हो गया। नेट फोर्स यहाँ भी 0 है, बट एक्सिस सेम नहीं होने के कारण यहाँ पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या होता है सर? टॉर्क क्या होता है बच्चों, भूल गए? रोटेशन में आर परपेंडिकुलर क्रॉस सेप होता है टॉर्क, तो यहाँ पे टॉर्क लगेगा। अगर फोर्स चला नहीं रहा है तो वो घुमा सकता है जब एक्सिस सेम नहीं हो। इसका एक्सिस ये है, इसका एक्सिस ये है, और दोनों का एक्सिस अलग है, तो ये घुमा सकता है, तो वही तो करेगा। यहाँ पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा था, ठीक है, इस और इस लेंथ पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा है, इस पे अंदर की तरफ, ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, ये अंदर की तरफ खींच रहा है, तो ये तो घूम जाएगा ना भाई, तो ये कुछ ऐसे टर्न ले लेगा। मैं वही बता रहा था आपको बच्चों, ये कुछ इस तरीके से टर्न ले लेगा बच्चों। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे हैं, टर्न ले लिया, यही तो मैं बोल रहा था, टर्न ले लेगा। अभी भी करंट तो वैसे ही फ्लो कर रहा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ये टर्न ले लिया, कुछ ये ऊपर की तरफ आ गया, ये कुछ ऊपर की तरफ आ गया, ये कुछ अंदर की तरफ चला गया। ठीक है, इसका एक्सिस अभी भी आप देख सकते हैं, तो ये कुछ इस डायरेक्शन से ऐसे मूव कर गया, ऐसे मूव कर गया। शुरुआत में जो मैग्नेटिक मोमेंट था इस चीज़ का, जो ऐसे रखा हुआ था, वो डायरेक्ट के कैप में था, लेकिन अब कुछ ऐसे मूव कर गया तो ये कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब नाउ इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा बच्चों इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। आपको पता है जो यहाँ पे लग रही है इस तरीके से, ये तो बी वेक्टर ऐसे ही है ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे ही रहे ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैंने ऐसे बना दिया, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे बना दिया, फाइनली ऐसे हो गया। तो बोला जाता है जब ये एंगल ऐसे करके मूव किया है कुछ एंगल, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में नया वाला एंगल थीटा बनता है। ये हम लोग मान लेते हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है कि क्यों लिए, थीटा मान लेते हैं बच्चों। मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच में एंगल थीटा बन गया, ये ऐसे टर्न होने के कारण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं टॉर्क का, क्योंकि टॉर्क तो लगेगा क्योंकि एक्सिस सेम नहीं है, तो टॉर्क कैसे लगेगा बच्चों समझिएगा। मैं टॉप व्यू भी बना के दिखा देना चाहता हूँ, टॉप व्यू ऑफ लूप। देखिए टॉप व्यू मतलब टॉप व्यू यहाँ से देखेंगे, अब आपका आँख ऊपर आ गया है, ऐसे करके ऊपर से ऐसे करके झांक के देख रहे हैं, तो झांकेंगे तो बस हमको क्या दिखेगा, जो भी ऐसे करके जा रहा है, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रहा है। ऊपर से देखेंगे अगर हम लोग टॉप व्यू से इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इस तरीके से जा रहा है, और ऊपर से देखेंगे तो एक ऐसे बस एक पट्टी नज़र आएगा, एक पट्टी नज़र आएगा, और पट्टी कुछ टाइम के बाद ये अंदर की तरफ घुस गया है, ये इधर आ गया है। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे ही जा रहा है बच्चों। ओके,
शुरुआत में जब ये था तो इसका इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा था, अब मैग्नेटिक मोमेंट बदल गया है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये एम इनिशियल था, ये एम फाइनल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। बात ये है, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो फाइनल क्या हो रहा है, ये ऐसे हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी ऐसे ही लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है, यही तो मैं बता रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टॉप व्यू आँख में यहाँ क्यों बना रहा हूँ, टॉप व्यू ऐसा करके हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है बच्चों, टॉर्क होता है आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ होता है। ठीक है, आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ। तो देखा जाए यहाँ पे बच्चों, तो एफ हमको पता होना चाहिए, एफ कितना होगा यहाँ पे, एफ जो फोर्स लग रहा है वो बी आई एल ही तो लग रहा था। ठीक है सर, बी आई एल लग रहा था। आप देख सकते हैं अगर वायर पे, तो यहाँ पे इस पे ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे जो है ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम देखेंगे तो हमको किधर दिखेगा, इधर इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है। तभी तो बच्चों ये घूम रहा है, एफ इधर लग रहा है और इस पे इधर, तो तभी तो ये ऐसे करके ऐसे घूम गया है, ऐसे घूम गया है ना। पहले ऐसे था, अब ऐसे घूम गया है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ठीक है सर, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर देखा जाए तो आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ है, तो पीछे अगर डायग्राम आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है, एक फोर्स को देख लेते हैं, ये फोर्स को, तो अंदर के डायरेक्शन में लग रहा है, और इस एक्सिस से यहाँ पे कितनी दूरी है, अगर फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, फोर्स ये अंदर की तरफ ऐसे लग रहा था, तो इस ये एक्सिस था बच्चों, ये एक्सिस, तो एक्सिस से कितना दूरी है, क्योंकि आर क्रॉस एफ होता है, तो आर एक्सिस से ही तो लेते हैं, तो आर ऐसे है, ये ऐसे है, तो आर ये कितना दूरी था, ये दूरी यहाँ से कितना दूरी है, ये तो बी है पूरा, तो ये एंगल ये इतना दूरी कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, तो b/2 है दूरी, तो b/2 इंटू एफ, और क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर देखा जाए आर और एफ के बीच का एंगल, ये आर है, ये आर है ऐसे, और ये अंदर की तरफ एफ है, तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे 90 बन रहा है। लेकिन अगर हम जनरल केस, ठीक है 90 लास्ट में लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे अगर लिख दें साइन ऑफ थीटा, कोई भी एंगल अगर बन रहा होगा थीटा अगर हम ले लेते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे भी अगर ये आ गया है तो यहाँ पे भी फोर्स इस पे एफ ही लग रहा होगा, यहाँ पे भी फोर्स नीचे की तरफ एफ ही लग रहा होगा, है कि नहीं बच्चों। और ये आपको पता चल गया है कि ये दूरी कितना है, b/2 है, ये कितना दूरी है, b/2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी भी अगर फोर्स एफ लग रहा है इस पर, अभी भी फोर्स एफ लग रहा है, तो अब जो देखा जाए, अब अगर देखा जाए तो ये दूरी भी कितना हो गया, b/2 ही है, ये भी b/2 है, तो b/2 यहाँ पे है। और देखा जाए तो ये पहले m था, m इनिशियल था, ये m इनिशियल था, अब ये m फाइनल हो गया है। और इसमें इसके बीच का एंगल, ये और ये इसका, ये तो परपेंडिकुलर ही है, मैग्नेटिक मोमेंट तो इस जो लूप है इसका तो परपेंडिकुलर ही, तो ये एंगल पूरा 90 हो गया, तो ये एंगल क्या हो गया, फिर से 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों, ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। तो अब अगर देखा जाए 90 माइनस थीटा ये है, तो b/2 इधर है, ये वेक्टर इधर है, तो b/2 का इधर कॉस कंपोनेंट आएगा। ठीक है सर, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, भाई आप समझ रहे हैं ना, b/2 कॉस थीटा इधर हो जाएगा, लेकिन 90 माइनस थीटा है तो b/2 कॉस 90 माइनस थीटा, और एक इधर डायरेक्शन में आ जाएगा, आप समझ रहे होंगे, b/2 साइन ऑफ थीटा। तो इस डायरेक्शन में जो आ रहा है ऐसे, और एक आएगा इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, तो ये होगा b/2 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, b/2 साइन ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। देखा जाए तो अब हम देख सकते हैं कि ये फोर्स अभी भी ऐसे लग रहा था, तो ये वाली दूरी जो है, ये वाली दूरी जो है b/2 साइन ऑफ थीटा हो गया, और ये वाली इधर इसका वर्टिकल कंपोनेंट b/2 कॉस ऑफ थीटा हो गया। तो ये लगने वाला फोर्स जो है, फाइनल फोर्स जो है, जैसे मैग्नेटिक मोमेंट फाइनल है, यहाँ पे फाइनल जो फोर्स लग रहा है, जब एंगल थीटा यहाँ पे बन गया है मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच में, तब इसका और ये आर वेक्टर और ये एफ वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है।
तो आर परपेंडिकुलर ये हो गया, एफ ऐसे भी अभी यहाँ है, और एफ जब ऐसे है तो ये पैरेलल हो गया, तो पैरेलल की वजह से तो आएगा ही नहीं, तो पैरेलल की वजह से नहीं आएगा तो सिर्फ परपेंडिकुलर की वजह से आएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है, आर वेक्टर बी बाई टू साइन ऑफ थीटा। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे बी बाई टू साइन ऑफ थीटा, ऐसा सही लिखा था हमने बट यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, बी बाई टू साइन ऑफ थीटा क्रॉस एफ है, ठीक है। तो बी बाई टू अगर लिख दे साइन ऑफ थीटा, अगर हमने लिख दिया एफ, और बी बाई टू साइन ऑफ थीटा के बीच का एंगल कितना है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो साइन 90 1 होता है, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे आ जाता है। तो यही चीज़ तो पहले भी आया था तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो फाइनली अगर हम देखें तो टॉर्क इस पर कितना रहा है, ये हम लोग एक साइड पे निकाले हैं, एक साइड जहाँ पे फोर्स क्रॉस में था, एक साइड में डॉट में भी है, तो बिल्कुल सिमिलर है। डॉट में ऐसे है तो फोर्स देखा जाए तो कितना हो जाएगा, अभी भी बी आई एल ही लगेगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है ना, देखिए डायरेक्शन जो है, एक में आई इंटू डी एल क्रॉस भी करेंगे तो डी एल ऐसे ले लेंगे, क्रॉस तो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे के कैप में आ रहा है, यहाँ पे माइनस का के कैप में आ रहा था, तो बस डायरेक्शन का अथी है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी लिखा जाए तो टाउ ड्यू टू किसकी वजह से लिखे हम लोग, सी डी की वजह से लिखे थे, यहाँ पे ए बी की वजह से लिख देते हैं, सॉरी क्या है ये भी है, ठीक है। तो ए बी की वजह से कितना हो जाएगा, बिल्कुल बी बाई टू यहाँ पर भी आएगा, इस डायरेक्शन में भी आएगा ना, बी बाई टू इस डायरेक्शन में भी आएगा, फिर वैसे ही थीटा एंगल लेंगे। तो जिस तरीके से हम लोग इधर जैसे जैसे कंपोनेंट लिए उसी तरीके से इधर भी हो जाएगा, क्योंकि इसको बढ़ाएंगे तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, सॉरी ये एंगल थीटा हो जाएगा, फिर उसी तरीके से करेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, फिर वही कंपोनेंट लेना है, सब वही है, बी बाई टू साइन ऑफ थीटा इंटू एफ आ जाएगा। अब जो ये टॉर्क लिए हैं, टॉर्क का डायरेक्शन कैसे लेते हैं, आर क्रॉस एफ, देखिए ये आर वेक्टर ऐसे लिया हमने, क्रॉस एफ लिया, ऊपर की तरफ आ रहा है जे कैप में, यहाँ पे देख लीजिए आर वेक्टर क्रॉस एफ ऊपर के डायरेक्शन में, दोनों के डायरेक्शन में ऊपर आ रहा है, ये के कैप में है, के कैप में है ये भी, और ये भी के कैप में आ रहा है। तो टाउ नेट जो इस पे एक्ट हो रहा है पूरे लूप पे, वो कितना है, वो है बी बाई टू साइन ऑफ थीटा इंटू एफ के कैप में, प्लस बी बाई टू साइन ऑफ थीटा इंटू एफ के कैप में, ठीक है। तो नेट अगर हम जोड़ दे दोनों को तो 2 टाइम्स कर देंगे तो बी साइन थीटा इंटू एफ आ जाएगा के कैप में, ठीक है। तो टाउन नेट जो हमारे पास आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है बताइए बताइए, बी आ रहा है, एफ का वैल्यू क्या होता है, बी आई एल होता है ना, एफ तो यही था साइन ऑफ थीटा। आपने पीछे फार्मूला पढ़ा है ना बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या पढ़ा है, एन आई ए होता है ना, हाँ ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन हो जाए, अगर एन का वैल्यू 1 हो जाए, नंबर ऑफ टर्न्स 1 हो जाए, तो आई इंटू ए हो जाएगा, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आई इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आई इंटू ए बन जाए, जैसे एल क्रॉस बी है, मतलब एल इंटू बी है, क्रॉस क्या है, एल इंटू बी है तो एरिया हो गया बी आई ए आई बी, ए बी आई हो गया इंटू साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। तो आई इंटू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। तो बराबर में एम बी साइन ऑफ थीटा नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। और देखा जाए तो एम और बी के बीच का एंगल जो है वो एंगल थीटा ही था, ये एम था और ये जो बी था, बी तो ऐसे ही जा रहा है ना, बी मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में से जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल तो थीटा ही ले रखा है, हमने शुरू में ही ले रखा है। इसका वैल्यू हम ऐसे नहीं लिख सकते, एम क्रॉस बी मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, बोलेंगे सर बी और एम के बीच का भी तो एंगल हो सकता है, तो बच्चों नहीं हो सकता है। आप डायरेक्शन देख लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। एम क्रॉस बी करेंगे, एम क्रॉस बी तो ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है, एम क्रॉस बी कर रहे हैं तो ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन बी क्रॉस एम करेंगे, देखिए बी क्रॉस एम करेंगे तो नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है, जबकि जो हमारा टॉर्क का डायरेक्शन है वो हमेशा ऊपर ही आ रहा था। टॉर्क जो हमने निकाला है ना, टॉर्क ये देखिए के कैप में, तो अगर हम लोग
बी क्रॉस एम कर देना तो माइनस का क्या क्या आ रहा है, तो ये तो अपोजिट हो जाएगा भाई, तो ऐसे नहीं करना है, हमको चेक कर लेना है। तो एम क्रॉस बी ही आएगा, एम क्रॉस बी कर रहे हैं तो ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है के कैप में, के कैप ही होना चाहिए क्योंकि के कैप ही फाइनल आंसर था टॉर्क का, इसलिए एम क्रॉस बी होगा। तो हमारे पास जो टॉर्क का फार्मूला मिल गया बच्चों, एम क्रॉस बी। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, आसानी है, कुछ ऐसा ज़्यादा है नहीं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया बच्चों, तो एक चीज़ और आप समझ सकते हैं कि जब हम लोग बात कर रहे हैं टॉर्क की, जो कि एम क्रॉस बी आया है, इसके आगे हम जिस तरीके से वहाँ पे लिखते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि इसके बाद हम लोग वर्क डन निकालते थे, वर्क डन क्या आता था बच्चों, कितना काम किया गया है। अगर किसी एंगल θ1 से θ2 की तरफ हम जा रहे हैं तो हम कितना काम कर रहे हैं इस लूप को घुमाने में। अगर ये लूप है तो इसको घुमाने में, जैसे ये एंगल यहाँ पे था तो अब इसको हम ऐसे घुमा दिए, तो कोई एंगल हम लोग घुमाए ना बच्चों इसको, तो घुमाने में कितना काम किया गया है। सर ये तो टॉर्क लग रहा है खुद से ही घूम रहा है, लेकिन हमको एक फिक्स्ड एंगल से फिक्स्ड एंगल के बीच में जाना है। जैसे हमको यहाँ से यहीं तक घुमाना है तो कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो जो काम करते हैं वही वर्क डन हो जाता है। तो वर्क डन किसी एंगल θ1 से θ2 तक आप जाने में कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि वर्क डन यहाँ पे चीज़ें घूम रही है, अगर कहीं पे चल रही है चीज़ें, ट्रांसलेटरी होता है, ट्रांसलेटरी मोशन अगर होता है तो वहाँ पे वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू एस होता है, एफ डॉट डी एस बोलते हैं, लेकिन एंगल वगैरह लेकर अगर नहीं चले तो एफ डॉट एस ठीक है बोल देते हैं। अगर कहीं पर रोटेटरी हो रहा हो, रोटेटरी मतलब घूम रहा है, चीज़ें अगर घूम रही है तो वहाँ पे वर्क डन क्या होता है बच्चों, एफ को टाउ से रिप्रेजेंट कर देते हैं और एस को थीटा से, तो टाउ डॉट थीटा हो जाता है। ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। टॉर्क है ये सब चीज़ें तो पता ही होगा। तो वर्क डन अब हमको अगर यहाँ पे घूम रही है ना, लूप घूम रहा है, तो टाउ थीटा होगा यहाँ पे। ठीक है, टाउ इंटू थीटा, तो यहाँ पे टाउ डॉट थीटा लिख सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना घूमा है, टाउ डॉट थीटा। तो अगर देखा जाए बच्चों, देखा जाए तो वर्क डन जो हमारे पास आ जाएगा, छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डॉट डी थीटा। छोटा सा एंगल अगर घुमा हो, किसी भी एंगल से आप ले सकते हैं। मान लेते ये ऐसे था ना, तो इस बार हम ऐसे घुमा दिए, किधर भी घुमा सकते हैं, कैसे भी घुमा सकते हैं। ठीक है, तो एक एंगल से दूसरे एंगल जाना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, टाउ का वैल्यू क्या आया था, एम क्रॉस बी आया था इंटू डी थीटा। देखिए ये डॉट करेंगे, टॉर्क डॉट डी थीटा करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें अपने आप सॉल्व आउट हो जाएंगे। टाउ और डी थीटा के बीच में एंगल जो बनेगा, यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा ना, टाउ और डी थीटा के बीच का एंगल। टाउ देखिए, टाउ किधर है, के कैप में आ रहा था, के कैप में आ रहा था। ठीक है, और फिर उसका अगर डॉट प्रोडक्ट करें थीटा के साथ, डी थीटा के साथ, तो वो एंगल अगर जीरो है तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 हो जाता है, इसीलिए वो हट जाता है बच्चों। मतलब आप ऐसे समझिए ना, वो के कैप में आ रहा है तो ये आ जाएगा आपका माइनस का के कैप में, या फिर के कैप में ही आ जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, एंगल थीटा होता है, तो उसको ऐसे करते हैं तो ऊपर ही तो आता है। समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों, ये लूप है, इसको ऐसे घुमा दिया तो ऐसे एंगल थीटा स्वैप हुआ तो ऊपर की तरफ ही तो आ रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एंगल तो ऊपर की तरफ ही आ रहा है, तो दोनों के कैप में है, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो है। समझ में आना चाहिए बच्चों, ये ऑलरेडी के कैप में है। पहले ऐसे था, अब हमने ऐसे कर दिया, पहले ऐसे था, अब हमने ऐसे कर दिया, तो एंगल ऐसे कितना स्वैप हुआ है, जो भी एंगल स्वैप हुआ है उसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो अगर दोनों, ये भी के कैप में है, ये भी के कैप में है, दोनों के बीच में एंगल जीरो है, तो डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे कॉस ऑफ जीरो आ जाएगा, कॉस ऑफ जीरो का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, बोलेंगे कि सर अगर हम लोग इधर स्वैप कर दिए, इधर से इधर आ गए तो ऐसे आ जाएगा, तो माइनस का कैप में, तो यहाँ पे फिर माइनस का आ जाएगा, कॉस 180 डिग्री -1 हो जाएगा, तो फिर माइनस यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। वो सब चीज़ें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बता रखा है, वो चीज़ें एडजस्ट होकर फिर से आंसर हमारा को सही मिल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
बट उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बताना पड़ेगा, बट आप समझ जाइए, है ना। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बच्चों एक लेक्चर मैंने बता रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बिल्कुल ऐसा ही होता है वहाँ पे भी। टाउ की जगह पी, वहाँ पे टाउ होता है, यहाँ पे पी होता है मैग्नेटिक मोमेंट की जगह पे इलेक्ट्रिक मोमेंट, है ना। तो यहाँ पे एम बी साइन ऑफ थीटा हमारे पास आंसर आया था, इंटू डी थीटा आ गया, डी डब्ल्यू वर्क डन। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें कहाँ से, θ1 से θ2 तक, तो यहाँ पे वर्क डन हमको पूरा मिल जाएगा। एम बी कॉमन है, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस ऑफ थीटा, θ1 से θ2 तक जा रहा है। तो एम बी कितना आ जाएगा बच्चों, कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2 आ जाएगा, वर्क डन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और जिस तरीके से हमने बताया था कि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है बच्चों वो हमारे पास यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि माइनस ऑफ वर्क डन के बराबर होता है। और यू का वैल्यू जो होता है माइनस का एम बी कॉस ऑफ थीटा होता है। सर ये सब कहाँ से लिख रहे हो? अरे बच्चों बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था कि पी ई कॉस ऑफ थीटा माइनस का पी कॉस थीटा था, यहाँ पे एम बी कॉस ऑफ थीटा हो गया माइनस का बिल्कुल वैसा ही चलेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब इसको यहाँ पे अगर रख देते हैं तो कितना आ जाएगा वर्क डन का वैल्यू कॉस θ1 है, एम बी कॉस θ1 है, तो माइनस का u1 प्लस का u2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। कहीं कहीं पे मैक्सिमम मिनिमम कैसे मिलता है वो भी चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे टॉर्क का वैल्यू। चलिए एक और पेज लेकर मैं बता ही देता हूँ, समझ लेना चाहिए आपको अच्छे से अगर समझ रहे हैं तो। ठीक है बच्चों, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, वो समझ लीजिए आप कि ये जो है हमारे पास जो टॉर्क आ रहा था एम क्रॉस बी करके, और जो वर्क डन हमारे पास आ रहा है एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 था ना। तो टॉर्क मैक्सिमम कब मिलेगा, एम बी साइन ऑफ थीटा हो जाएगा इसके बीच में एंगल। टाउ मैक्सिमम कब मिलेगा और टाउ मिनिमम कब मिलेगा। टाउ मैक्सिमम मिलेगा बच्चों आपको जब थीटा का वैल्यू, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाए। यहाँ पे मिनिमम कब मिलेगा, साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम कब हो जाए, मतलब कि 0 हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाउ मैक्सिमम जो मिलेगा हमारे को वो एम बी ही मिलेगा, और टाउ मिनिमम जो मिलेगा हमको वो 0 ही मिलेगा। एम और बी के बीच का एंगल जब 90 डिग्री हो जाए, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए। मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट हमारे को बन रहा है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है ये और ये बी के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो मैक्सिमम मिलता है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब बात ये हुआ कि अगर कोई लूप है तो ये ऐसे लूप हो और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हो और इस लूप के वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ऐसे आ रहा हो, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। तो उस केस में मैक्सिमम आएगा हमारे पास टॉर्क। और बिल्कुल सही बात है बच्चों, यहीं पे तो लग रहा था ऐसे करके, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहीं पे तो मैक्सिमम टॉर्क लग रहा था, पीछे हमने देखा था। और अगेन 0 हो जाए एंगल, मतलब 0 एंगल मतलब कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हो और लूप ऐसे हो, लूप ऐसे हो, तो लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो ऐसे आएगा एरिया वेक्टर की तरफ। यहाँ पे मैंने गलत डायरेक्शन ले लिया है क्या, हाँ गलत ले लिया है, डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा ना बच्चों, हाँ ऐसे होगा तब अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, दोनों के बीच के एंगल 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री है तो यहाँ पे सबसे मिनिमम मिलेगा टॉर्क। ठीक है, 0 ही मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखा जाए वर्क डन के केस में बच्चों, अगर देखें हम लोग
वर्क डन के केस में, तो वर्क डन अगर हम देखें θ1 से, अगर हम θ1 का वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं 0 डिग्री से θ2 का वैल्यू हम लोग मूव करते हैं किसी θ2 पे, 0 डिग्री से θ2 पे मूव करते हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एम बी कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस θ2, यहाँ पे हो जाएगा एम बी कॉस 0 का 1 माइनस कॉस ऑफ θ2, ये हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं भाई, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और हमको मैक्सिमम वर्क डन कब मिलेगा, मैक्सिमम वर्क डन कब मिलेगा समझिएगा बच्चों, अगर ये 1 हो गया है कॉस θ का, यहाँ पे देखा जाए 1 हो गया वैल्यू, अगर इसका वैल्यू 0 हो जाए तो 1 ही मिलेगा, लेकिन इसका वैल्यू कॉस 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू 180 हो जाए तो ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो मैक्सिमम मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? वर्क डन मैक्सिमम कब मिलेगा बच्चों, जब एंगल 0 डिग्री से बढ़ के 180 डिग्री हो जाए, मतलब एक बारी ऐसे हो और दूसरी बारी ये पलट जाए ये जो है, ये लूप जो है ऐसे है ना, ये 180 डिग्री से पलट जाए, ये ऐसे है, कुछ टाइम के बाद ये पूरा ऐसे ही पलट जाएगा, तो 180 डिग्री पलट जाएगा, तो हमको मैक्सिमम वर्क डन करना पड़ेगा पलटने के लिए। वर्क डन मैक्सिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, एम बी कॉस ऑफ 0 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 180 डिग्री, तो एम बी कॉस 0 का वैल्यू 1 माइनस कॉस 180 का वैल्यू -1, यहाँ पे 2mb मिल जाएगा मैक्सिमम। यही चीज़ है बच्चों, बहुत ईजी है ना, मैक्सिमम वर्क डन आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चल लेते हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं, काफ़ी इजी सा सवाल आपको आ रखा है। सर्कुलर लूप, जैसे रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस दे दिया 4 सेंटीमीटर का, टर्न्स दे दिया है 20 टर्न्स है, करंट कार्य 3 एम्पियर का, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट तो बच्चों यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि हम लोग बी से किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते थे, मैं तो भूल ही गया, पी से रिप्रेजेंट करते थे वहाँ पे, यहाँ पे एम से करते थे, ठीक सॉरी मैं भूल ही गया था, एम से करते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, NIA होता है, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, आप कर सकते हैं खुद से भी। देखिए 20 इंटू, इतना हल्का सवाल करने का तो मन भी नहीं कर रहा है। सर्कुलर है तो पाई इंटू R स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 टू द पावर माइनस, तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, नीचे कर लीजिए आप लोग। विस्तीय 60 गुने पाई इंटू 16 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, इसको सोल्व कीजिएगा तो लगभग ये आंसर आता है। मैंने पहले भी किया था इस सवाल को, तो 100 ही, 0.3 के आसपास ही आ रहा था। 4 चौके 16, 25 चौका 100, ठीक है, 6 चौके 24 पाई डिवाइडेड बाई 250, इसको सॉल्व कीजिएगा तो लगभग इतना ही आता है। अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों, स्टेडी करंट आई फ्लो थ्रू द लूप ऑफ, ठीक है, लूप इज नाउ folded about the middle such that the half of it lies in the vertical plane. mu1 mu2 are the respectively denotes the magnetic moment of the current loop before folding and after folding. भाई कोई भी अगर दे रखा है आपको, लूप है इस तरीके से, स्मॉल स्क्वायर लूप है जिसका साइड लेंथ L है, ठीक है, इसको बाद में फोल्ड कर दिया जाता है, ये इनिशियल है, बाद में इसको फोल्ड कर दिए, कैसे फोल्ड कर दिए, मिडिल पॉइंट के अबाउट, तो मिडिल पॉइंट के अबाउट फोल्ड कर दीजिए, ठीक है, ओके, ये हो गया अब L/2, ये हो गया अब L/2, ये तो L ही है, तो यहाँ पे μ1 हो जाता है, यहाँ पे μ2 मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट μ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, NIA, I इंटू एरिया कितना है L स्क्वायर, यहाँ पे भी करंट I ही जा रहा होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू
एन इंटू आई इंटू एरिया कितना हो जाएगा, एरिया देख लीजिए। अब दोनों को मोड़ दिए मिड पॉइंट से, तो ये तो दो रेक्टेंगल में बदल गया। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, A1 एरिया को एरिया यहाँ पे जोड़ देते हैं, L इंटू एल बाई टू। इसका एरिया क्या कितना हो जाएगा, L इंटू एल बाई टू। दोनों को जोड़ देंगे, एल स्क्वायर बाई टू एल स्क्वायर बाई टू। ये ठीक है जोड़ रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखा जाए, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे करेंगे तो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा। ये कैसे है, एक ये ऐसे है, 90 डिग्री बना रहा है दोनों के बीच का एंगल। समझ में आ रहा है बच्चों। तो एक ऊपर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। इसका वैल्यू भले ही एन आई इंटू एल स्क्वायर बाई टू होगा, इसका वैल्यू भले ही एन आई एल स्क्वायर बाई टू होगा, लेकिन दोनों के बीच में एंगल 90 है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हमको टोटल लिखना है रिजल्टेंट, तो यहाँ पे रूट ओवर एन आई एल स्क्वायर बाई टू प्लस एन आई एल स्क्वायर बाई टू का होल स्क्वायर करना होगा दोनों को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे हमको म्यू टू मिलेगा फिर जाकर, समझ में आ रहा है। ऐसे करना होगा बच्चों। तो म्यू टू का वैल्यू कितना आ रहा है देख लीजिए, एन आई एल स्क्वायर बाई टू रूट टू आ रहा है। ये कट जाएगा तो रूट टू नीचे आ जाएगा। म्यू वन बाई म्यू टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू वन बाई म्यू टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा रूट टू, तो रूट टू आ जाएगा आंसर। यही है आंसर। बिल्कुल ईजी है बच्चों, आप कर सकते हैं। ये आईआईटी का भी सवाल था। देख लीजिए एक और आसान सा सवाल आ गया। स्क्वायर लूप n टर्न्स का है, जिसमें कि सबका साइड लेंथ l है, I इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, B वेक्टर दे रखा है आपको। टॉर्क कितना होगा इस कंडक्टर पे, टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, m क्रॉस b होता है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे जा रहा है तो अंदर की तरफ होगा और b इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो m क्या होता है, एन आई स्क्वायर, एन आई ए स्क्वायर, सॉरी एन आई ए होता है ना, स्क्वायर क्यों बोल रहा हूँ। एरिया कितना हो जाएगा इसका, एल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, वो तो दे रखा है बिनो। डायरेक्शन क्या होगा, ये अंदर है तो एम क्रॉस बी है, एम क्रॉस बी नीचे की तरफ आ रहा है, एम क्रॉस बी नीचे की तरफ, तो नीचे का डायरेक्शन यहाँ पे देखा जाए तो ये माइनस का के कैप होगा। अब नीचे सोच के माइनस का जे कैप नहीं बोल रहा है, यहाँ पे दे रखा है, ऐसे कंसीडर करना है, ऐसे, ठीक है। तो इतना आ जाएगा, इतना है आंसर, है ना। माइनस का के कैप भी है, तो ये आंसर हो गया। ये बिल्कुल इजी है बच्चों, बिल्कुल इजी है। 50 टर्न्स है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, करंट भी दे रखा है, टॉर्क बताना है, फिर से वही सवाल। एम क्रॉस भी कर देना है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ आ रहा है और बी इधर है, तो ऐसे करेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा, बट डायरेक्शन पूछा नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 50 टर्न से एन इंटू करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है 2, एरिया कितना हो जाएगा 10 गुने 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो नीचे आ जाएगा 100 गुने 100, इंटू मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है 1/4। सॉल्व कर लीजिए बच्चों, 00 उड़ जाएगा, 5 दूना 10, फिर से 1 उड़ जाएगा, 3 बार में 4 × 12, 3/10 आ जाएगा, तो 0.3 न्यूटन। ये आंसर हो गया। कितना इजी है बच्चों, इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों, यहाँ तक आने के लिए आपको मिलेगा बड़ा वाला टंकू,
ज़्यादा इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, चीज़ें आसान है, 2-3 फार्मूले हैं, बस आपको टॉर्क याद रखना है और यहाँ पे याद रखना है वर्क डन, बाकी चीज़ें तो हो जाएगी। इससे सवाल भी बहुत कम आता है बच्चों, है ना, आएगा तो आप कर लीजिएगा, इतना आसान आएगा, ठीक है। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय बच्चों।